हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में, साइन कॉस टैन सेक कॉसेक्स, ये सब का ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन भी हम लोगों ने किया और साइन का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक होता है उसका वैल्यू, रेंज वैल्यू उसका देखा, उसका डोमेन देखा, टेन एक्स का भी देखा और कॉसेक्स का देखा, सेक एक्स का देखा, कॉट एक्स का देखा। हम लोगों ने सारे फंक्शंस का मतलब रेंज और डोमेन के बारे में डिस्कस किया और एक हल्का सा एक हम लोग बेसिक ग्राफ उसका हम लोग देखा, ठीक है ना। और उसकी पीरियोडिसिटी पर हम लोग भी देखा कि tan x पीरियोडिक होता है, cot x पीरियोडिक होता है, sin x पीरियोडिक फंक्शन है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। तो उसके पीरियोडिसिटी के बारे में हम लोग देखा और उस पर हम लोग थोड़ा सा और भी हम लोग स्पेशल टाइप से पढ़ेंगे पीरियोडिक फंक्शन। तो उसको हम लोग स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ साइन से रिलेटेड कुछ और कॉस से रिलेटेड कुछ और हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा करें कि किस टाइप का ये फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसका कैसे हम लोग ग्राफ से उसका रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके बारे में हम लोग देखें कि उसकी पीरियोडिसिटी कितनी होती है और उसका रेंज वैल्यू देखें उसका हम लोग, ठीक है ना। उसका डोमेन के बारे में पता करें और ग्राफ से हम लोग लॉग के बारे में थोड़ा सा बैक आना चाहेंगे। जैसे लॉग मॉड लॉग एक्स का है, लॉग ऑफ मॉड एक्स का है, लॉग ऑफ माइनस एक्स का है, माइनस ऑफ लॉग एक्स, ये सब का ग्राफ थोड़ा सा एक बेसिक हम लोग देख लें इसका ग्राफ किस तरह से होता है। इसके बाद हम लोग साइन एक्स का जो ग्राफ हम लोग प्लॉट किया था उसमें मॉड साइन एक्स का देख लें, साइन ऑफ मॉड एक्स का देख लें थोड़ा सा ग्राफ, ठीक है ना, कि उसकी पीरियोडिसिटी पर क्या फ़र्क पड़ती है उसके बारे में हम लोग देख लें। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा फ्रैक्शनल पार्ट पर भी आ जाए, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन उसका ग्राफ जो स्केच किया था और उसकी पीरियोडिसिटी के बारे में हम लोग देख लें। और इसके बाद हम लोग पीरियोडिक फंक्शन पर कुछ प्रॉब्लम देख लेंगे और डोमेन और रेंज का भी प्रॉब्लम कुछ फिर से हम लोग देखना चाहेंगे कि डोमेन और रेंज में किस तरह से और प्रॉब्लम आ सकता है। वन अंटो फंक्शन जिसे हम लोग बाइजेक्शन फंक्शन बोलते हैं उसके बारे में भी हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स पर डील करें, थोड़ा सा एक दो प्रॉब्लम देखें अंटो फंक्शंस के बारे में, किस तरह से चेक करते हैं हम लोग अंटो फंक्शन, एक दो प्रॉब्लम और देखें उसमें। और इसके बाद हम लोग कंपोजिट फंक्शन है, फंक्शनल इक्वेशंस पर प्रॉब्लम्स हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बचा हुआ है, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो वन बाय वन करके हम लोग स्टार्ट करें। और सबसे पहले हम लोग कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके देखें कि किस तरह से साइन से रिलेटेड जो ग्राफ्स और भी होते हैं उसकी हम लोग एम्पलीट्यूड के बारे में बात करें, जिससे कितना उसका हाईएस्ट वैल्यू होता है, तो रेंज वैल्यू देखें उसका हम लोग और उसकी पीरियोडिसिटी पता हो जाएगी उससे हमको, ठीक है। लेट अस स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल पीरियोडिक फंक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक फंक्शन? ए फंक्शन fx is said to be a periodic function if f of x plus t is equal to fx, where t greater than 0 and t is least positive real number, then t is called period of the function fx, and this is also called fundamental period, least वैल्यू ऑफ टी, यानी टी का सबसे जो छोटा वैल्यू होगा अगर इस कंडीशन को फुलफिल करे कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स, माने फंक्शन वही आ जाए, तो टी को हम लोग कहेंगे कि वह टी पीरियड होगा उस फंक्शन का और टी चूँकि लीस्ट वैल्यू होना चाहिए, तो उसी को हम लोग कहेंगे फंडामेंटल पीरियड। एंड टी इज पीरियड ऑफ फंक्शन एंड टी इज ऑल्सो कॉल्ड fundamental period of
फंक्शन एफ एक्स, ठीक है ना। फंक्शन एफ एक्स का फंडामेंटल पीरियड तभी कहलाएगा जब टी का मान सबसे लीस्ट वैल्यू है, वो भी टी ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव होना चाहिए और वह रियल ही नंबर होता है, ठीक है ना, पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। और यहाँ पर एंड एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है ना, डोमेन ऑफ द फंक्शन में होना चाहिए, ठीक है। तो एक्चुअली हमने डिस्कस किया था पिछले क्लास में कि पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है कि कोई फंक्शन रिपीट कब करता है, कितने सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट करता है, तो हम लोग कहते हैं कि वह फंक्शन उस इंटरवल के लिए पीरियोडिक फंक्शन हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ लिखे ना टी इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड ऑफ एफ एक्स एंड एक्स जो है वह बिलोंग करेगा सेट डोमेन में बिलोंग करेगा, किसके फंक्शन के डोमेन में है, ठीक है ना। तो हम लोग पीरियोडिक फंक्शन में देखा था कि साइन कॉस जितने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है, ठीक है ना। तो साइन एक्स का पीरियोडिक फंक्शन कब साइन कब कितने पीरियड के लिए फंडामेंटल पीरियड से कितना होता है कि वो पीरियोडिक होता है। जैसे हम लोग अभी एक चार्ट हम आपको देते हैं कि साइन एक्स का पीरियोडिक फंक्शन है, जैसे कि मान लिया कोई साइन एक्स है, साइन के पावर एन एक्स, कॉस के पावर एन एक्स, ऐसे करके हम देते हैं जनरलाइज करके, और सेक के पावर एन एक्स और tan के पावर एन एक्स एंड साइन हो गया, कॉस हो गया, सेक हो गया, tan हो गया, और इसके बाद कॉट, ये जितने भी हमारे हैं। इसके बाद हम लोग इसका हो जाएगा अगर n इज इवन, अगर n इवन है तो इसका पीरियड जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका पाई हो जाएगा। अगर ऑड है, n इज इक्वल टू ऑड नंबर कोई है, ठीक है ना, तो ऑड नंबर है तो इसका जो हो जाएगा वह 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई पीरियड, इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई। जैसे मान लीजिए यहाँ पर n इवन है, जैसे स्क्वायर हो जाए, 4 हो जाए, तो ये इसका n अगर इवन हो जाए तो ये पाई हो जाएगा इसका पीरियड, ठीक है। और इसके अगर ऑड हो जाए, n का मान ऑड रख दें, 3 रख दें, 5 जो भी 7 है, जो भी आप नंबर रखें इसके, वो 1 रख दें साइन x का, तो 2 पाई हो जाएगा। जैसे कि मान लिया साइन स्क्वायर x, इसका पीरियड क्या हो जाएगा, इसका पीरियड पाई हो जाएगा, ठीक है। अगर साइन x है या साइन क्यूब x है तो ये ऑड पावर है तो ये 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब फंडामेंटल पीरियड होगा। लेकिन कुछ आगे बताएंगे, जैसे कि इवन वाले फंक्शन के केस में, जैसे साइन स्क्वायर एक्स है प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, उसका पीरियोडिक फंक्शन निकालना है, तो वो कुछ ही नहीं है कि उसका आपका हम लोग पाई ही उसका फंडामेंटल पीरियड हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसके लिए कंडीशंस हम लोग लगाएंगे, यही कंडीशंस मेन है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी कितना हम टी को एक्स प्लस टी कितना करें टी में कि वह फंक्शन हमारा ओरिजिनल शेप में आए, ठीक है ना। तो उसको हम लोग फंडामेंटल पीरियड तभी कहेंगे उसको, ठीक है, लिस्ट वैल्यू ऑफ टी। तो इसको हम लोग ये देखें। इसके बाद कुछ और केसेस हैं, जैसे कि मॉड ऑफ साइन एक्स है ना, मॉड ऑफ साइन एक्स है, और मॉड ऑफ कॉस एक्स है, ठीक है, मॉड ऑफ कॉस एक्स है। इसके बाद मॉड ऑफ सेक एक्स है, मॉड ऑफ कॉस एक्स है, मॉड ऑफ कॉसेक एक्स है। इसके बाद मॉड ऑफ tan एक्स है, सबका पीरियड जो होता है वह ना। इसके बाद मॉड ऑफ क्या साइन कॉस tan से कॉसेक, और इसके बाद मॉड ऑफ कॉट एक्स है, ठीक है ना। ये सब पीरियोडिक फंक्शन है ऑफ पीरियड पाई, यानी पीरियोडिक है, ये पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है ना। और इसका पीरियड जो हो जाएगा वह हो जाएगा पाई हो जाएगा, ठीक है, इसका पीरियड पाई हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख लिया इस तरह का, जब अगर केसेस रहे n के ऊपर डिपेंड करता है, n अगर n इज इवन देन पीरियड इज पाई एंड n इज ऑड देयरफॉर दिस फंक्शन विल बी पीरियोडिक बट हुज पीरियड इज 2 पाई, ये 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये आपका ये देखते हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो हमने कंडीशन लिखा था एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी फंक्शन आपका वही आ जाए, तो यहाँ पर t जो होगा वो t तो ग्रेटर देन 0 एंड लीस्ट वैल्यू एंड t विल बी लीस्ट वैल्यू, ठीक है ना। सबसे छोटा जो वैल्यू होगा उसके लिए अगर ट्रू होता है तो वह फंडामेंटल पीरियड होगा, t विल बी द लीस्ट वैल्यू, ठीक है ना।
तो इस कंडीशन इज द, ये मतलब कि ऑथेंटिक कंडीशन आपका है। किसी भी फंक्शन का पीरियोडिसिटी पता करने के लिए यही फंक्शन मेन हमारा है, ठीक है ना। इसी से हमको टेस्ट करना होगा। जैसे कि मान लिया जाए एंड, यहाँ पर लिख देते हैं कि एंड टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। टी इंडिपेंडेंट है एक्स से, ठीक है ना, तभी वो आपका पीरियोडिक फंक्शन होगा। जैसे कि सपोज कर लें कि जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। हमने कहा था आपसे कि कोई भी अलजेब्राइक फंक्शन जो होता है वह आपका पीरियोडिक नहीं हो। यहाँ पर हम लोग एफ ऑफ एक्स प्लस टी, ये अगर पीरियोडिक है तो ये होना चाहिए, ठीक है ना। ये कंडीशन, इसी द कंडीशन। तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी यहाँ रखते हैं तो ये हो जाएगा एक्स प्लस टी का होल स्क्वायर एंड दिस इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड देयरफॉर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2tx एंड प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड दिस विल बी कैंसिल आउट एंड देयरफॉर 2tx प्लस टी स्क्वायर इक्वल 0। तो यहाँ पर देखिए x और t आपका इंडिपेंडेंट नहीं हो रहा है, विच इज t इज नॉट इंडिपेंडेंट हियर, t इज नॉट, है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ x। यहाँ पर t इंडिपेंडेंट नहीं है, जबकि हम बताएं कि t को इंडिपेंडेंट ऑफ x होना चाहिए तभी वह पीरियोडिक होगा। तो देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट पीरियोडिक, दिस फंक्शन इज नॉट पीरियोडिक, ये पीरियोडिक आपका नहीं है, ठीक है ना, ये पीरियोडिक नहीं है। और दूसरी बात है कि इसका ग्राफ भी आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ, ये जो है इसका ग्राफ जो है एक पैराबोलिक टाइप का आएगा और ये आपका वाई एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक होगा। आपको तो पता है, हम पिछले क्लासेस में एक्स स्क्वायर। तो ये देखिए एक ही बार ये चलता जाएगा, ये इन्फाइनाइट की तरफ भागेगा, इन्फाइनाइट की तरफ, रिपीट कभी करेगा ही नहीं। तो ये जो आपका है ग्राफ से ही पता चलता है कि ये इसका फर्दर रिपीटेशन नहीं होना है। तो ये ग्राफ जैसे है ये इधर की इन्फाइनाइट की तरफ जाएगा और इधर भी ये होकर के इधर से इन्फाइनाइट की तरफ भागेगा। तो ये ग्राफ फिर फर्दर आपका रिपीट की सर्टेन इंटरवल के बाद नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये ग्राफ आपका पीरियोडिक नहीं हुआ, ठीक है ना, ये फंक्शन आपका पीरियोडिक नहीं हुआ। और एक पीरियोडिसिटी के लिए भी है कि अगर इस तरह का कंडीशन मिले कि उस इक्वेशन बन जाए, है ना, तो ये आपका x जो है इंडिपेंडेंट, t जो है इंडिपेंडेंट ऑफ x नहीं हो रहा है, देयरफॉर ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग ये भी इसका कंक्लूजन से निकाल सकते हैं कि द गिवन फंक्शन इज नॉट पीरियोडिक, ठीक है, ओके। अब इसे देखिए यहाँ पर एक हम लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे कॉस ऑफ रूट एक्स है, साइन ऑफ रूट एक्स है, इस तरह का कोई फंक्शन दिया हुआ है, क्या ये पीरियोडिक है कि नहीं है। तो ये पीरियोडिक नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ रूट एक्स ले लेते हैं, ठीक है ना। अब एफ ऑफ एक्स प्लस टी अगर हम करते हैं यहाँ, तो यहाँ भी कॉस ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस टी करेंगे। तो देखिए अगर t का मान यहाँ पर x में अगर हम कुछ भी t का मान रखें, अगर, है ना, कॉस का चूँकि एंगल ही रखेंगे, t का वैल्यू से पाई रखें, 2 पाई रखें, 3 पाई रखें, तो ये वैल्यू आपका ये फर्दर ये नहीं आएगा, ये नेवर इक्वल टू एफ एक्स होगा, ठीक है ना। ये कभी भी नहीं आ सकता है, ये रिटर्न नहीं हो सकता है। कोई भी एक t का मान यहाँ रख दें तो ये वैल्यू कभी भी रिटर्न नहीं करेगा, इसलिए दिस इज़ नॉट पीरियोडिक, दिस इज़ नॉट पीरियोडिक, ठीक है ना। तो ये पीरियोडिक नहीं होगा। इसके बाद हम लोग कुछ पीरियोडिक फंक्शन पर आपका, जैसे अभी हम लोग देखा था कि हम लोग कुछ इसमें कुछ और भी बातें इसमें हम लोगों को करनी होगी, या प्रॉब्लम हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी फंक्शन पीरियोडिक कब कब होता है ना। तो इसके बारे में जैसे आप देखिए कोई कांस्टेंट फंक्शन, एक अलजेब्राइक फंक्शन लेते हैं, एक अलजेब्राइक कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, एक कांस्टेंट फंक्शन की हम बात करें तो कांस्टेंट फंक्शन के बारे में हमने पिछले क्लास में आपको डिस्कस किया था। एफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज करें आपको कोई के है समथिंग, दिस इज द कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब होता है कि डोमेन का हर पॉइंट किसी एक ही पॉइंट पर जाके उसका इमेज बनता है, एक ही मतलब उसका इमेज होता है, सारे पॉइंट्स का इमेज जा कर के को डोमेन में एक ही मिलता है। जैसे कि मान लिया कोई यहाँ पर है तो जितने भी सारे पॉइंट्स हैं डिफाइन कर दिया फंक्शन R2R मान लिया जाए, ठीक है ना। तो ये k है, k इज एनी रियल नंबर, k इज एनी रियल नंबर, यहाँ पर हम कुछ भी ले सकते हैं k का मान, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। तो कांस्टेंट फंक्शन का मतलब यही ना होता है, ये होता है, ये होता है, सारे का इमेज जाके इसी पर बनता है, सारे एलिमेंट्स का इमेज इसी बनता है। जैसे सपोज करें x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, x5 और सो ऑन, इस सब का एलिमेंट्स का इमेज आपका k पर बनता है। यानी एफ एक्स इज इक्वल टू k का मतलब ये हुआ कि अगर इसका ग्राफ स्केच कर दें तो ये y बराबर k हो गया, इसका मतलब दिस इज नथिंग बट y
तो y बराबर k का मतलब सपोज करें k आपका ये वैल्यू हो गया, तो ये आपका x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन चला जाएगा। दिस इज y बराबर k, या y बराबर यहाँ पर k का मान अगर हम 2 ले लेते हैं तो यहाँ 2 भी हो सकता, यहाँ 2 हो जाएगा, ये k बराबर 2, तो ये हो जाएगा 2 आपका वैल्यू। तो ये y एक्सिस के पैरेलल y इंटरसेप्ट पॉजिटिव, यानी 2 यूनिट y एक्सिस पर पॉजिटिव कट करके ये लाइन चली जाएगी और x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब ये बताइए कि ये पीरियोडिक है कि नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है। तो पीरियोडिक इसलिए ये अलजेब्राइक फंक्शन है। अभी हमने बात किया था कि अलजेब्राइक फंक्शन नॉट पीरियोडिक, लेकिन ये भी एक अलजेब्राइक फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये पीरियोडिक, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग जैसे यहाँ पर लिखा था, ये आपका साइन कॉस सेक, ये कॉस सेक हो जाएगा, है ना, कॉसेक एन एक्स, है ना। और टैन के केस में क्या हो जाएगा ना कि टैन, जितना भी टैन है, टैन एक्स है ना, और ये कॉट एक्स है, इसका जो पीरियड जो बनेगा हमेशा पाई होगा। ये इवन हो चाहे ऑड हो, इवन और ऑड दोनों के केस में आपका इसका पीरियड पाई होगा, इसका पीरियड पाई होगा। टैन एक्स कॉट एक्स है, ये इवन हो और या ऑड हो। एन का मान यहाँ पर जो हम लिए थे, यहाँ पर एन, यहाँ पर कॉस एन है, यहाँ एन लगा दें। तो एन हो, एन अगर इवन हो या ऑड हो, कॉट और टैन के केस में, दोनों के केस में ये आपका पाई पीरियड होगा, पीरियड विल बी पाई, ठीक है ना, ये होगा। अब मॉड के केस में भी आपको हम दिखाए थे कि इसका पीरियड पाई होता है, ठीक है ना। और ये चीज़ आपका ये रहा आपका, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा देख लेंगे ना, आगे हम लोग देखें तो यहाँ पर हमने बता दिया था कि ये क्या हो गया आपका कांस्टेंट फंक्शन। क्या लिखेंगे इसको, हाँ, कैसे नहीं है ये, इसका फंडामेंटल पीरियड क्या हो सकता है, अब इस पर हम लोग देखें। तो ये देखिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ से एक स्ट्रिप हम डाल दें, यहाँ से ये लेंथ, ठीक है ना, 0 से 1, फिर ये से आपका 2, ये हाँ ये 3, ठीक है ना, और ये 4, ठीक है। ये देखिए ग्राफ, ये ठीक सेम रिपीट कर रहा है, ठीक है ना, रिपीट कर रहा है आफ्टर सर्टेन इंटरवल, यानी 1 के बाद फिर देखिए 2 पर आ गया। यानी इसका हम लोग अगर ले सकते हैं कि इसका फंडामेंटल पीरियड 1 मान ले, कि 1 के बाद ये फिर नेक्स्ट यही स्ट्रिप मिल रहा है, फिर नेक्स्ट स्ट्रिप यही मिल रहा है, फिर नेक्स्ट स्ट्रिप यही मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसका अगर फंडामेंटल पीरियड हम लोग 1 मान लें कि आफ्टर 1 हर एक के बाद, एक इंटरवल के बाद आपका सेम फिगर, सेम मतलब कि स्ट्रिप मिल रहा है, ठीक है ना, सेम स्ट्रिप मिल रहा है। ये हम अपने से बनाए, लेकिन दूसरा कोई अगर इस तरह से सेट कर दे कि हम ये स्ट्रिप बना दिए 2, यानी यहाँ पर 1 है और 2 का स्ट्रिप बना दिया, यानी 4 पर बना दिया। अगर ये ठीक सेम मिल रहा है, ये स्ट्रिप भी आपका सेम मिल रहा है, ये स्ट्रिप ये स्ट्रिप ये स्ट्रिप ये स्ट्रिप ये स्ट्रिप ये स्ट्रिप सेम मिल रहा है, 2 का इंटरवल बना दिया, 2 का इंटरवल बना दिया, ठीक है ना। तो इसका हिसाब से फंडामेंटल 2 हो जाएगा, इसके हिसाब से 1 हो जाएगा। तो ये डिफाइन नहीं हो पा रहा है कि हम किस तरह के स्ट्रिप बना रहे हैं, मैंने हम अपने से पीरियोडिक उसको बनाने के लिए स्ट्रिप को हम सेटिंग कर रहे हैं, कभी 1 पर कर रहे हैं, कभी 2 का इंटरवल लेकर हैं, कभी 4 ले करेंगे। तो दिस इज़ नॉट डिफाइंड, यानी पीरियड इसका डिफाइंड नहीं हो पा रहा है पीरियोडिक, लेकिन इसका विथ नो फंडामेंटल पीरियड, यानी कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है ना, कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियोडिक, तो है पीरियोडिक है, बट विथ नो फंडामेंटल पीरियड, नो फंडामेंटल पीरियड, कोई फंडामेंटल पीरियड इसका नहीं बन रहा है, क्योंकि तभी हम 1 का बनाते स्ट्रिप, ये स्ट्रिप ठीक जो स्ट्रिप की लंबाई और चौड़ाई जो है ये भी सेम है, तो ये रिपीट कर रहा है आफ्टर सर्टेन इंटरवल के बाद। यहाँ भी देखिए 2 इंटरवल बनाकर हम स्ट्रिप को चौड़ा कर दिया और सेम स्ट्रिप मिल रहा है, तो 2 इंटरवल का हम बना दिया, यहाँ पर एक का, फिर 3 का, 4 का। तो ये नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। जिस तरह से आपसे पूछा जाता है ना कि जैसे आप कहते हैं ना कि 0 पॉलिनोमियल यानी fx = 0, इसका डिग्री डिफाइंड नहीं है, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। सेम केस है इसमें, क्योंकि आप fx बराबर आप लिख सकते हैं 0 × x 5, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 5 हो जाएगा, 5 का हो जाएगा। fx = 0 × x के पावर 100, तो 100 हो जाएगा। तो ये चीज़ ये डिफाइंड नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। ये डिग्री कैसे हम लोग कहते हैं कि 0 पॉलिनोमियल का डिग्री नॉट डिफाइंड, तो इसी तरह से सेम केस है। तो ये आपका इसलिए ये पोनोमियल है बट डिग्री नॉट डिफाइंड। यहाँ पर भी ये आपका फंक्शन है विथ नो फंडामेंटल पीरियड, ठीक है ना, कोई फंडामेंटल पीरियड इसका नहीं होता है। क्योंकि देख लीजिए आप यहाँ पर जो इंटरवल पर यहाँ तक स्ट्रिप हमने लिया वही स्ट्रिप को हम ठीक उतने ही डिस्टेंस पर उतने ही इंटरवल बनाया, रिपीट कर गया, फिर उतने ही बनाया, फिर यहाँ भी हम बदल दिया इंटरवल को, तो इंटरवल को बदल नहीं सकते ना, कोई एक फंडामेंटल पीरियड होना चाहिए था। इसलिए यहाँ पर ये आपका फंक्शन पीरियोडिक है बट विथ नो फंडामेंटल पीरियड।
है ना। ये इस तरह से आपका ये है अलजेब्राइक फंक्शन में एक है कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। और इसके बाद जैसे कि log x वगैरह आपका पीरियोडिक नहीं होता है, क्योंकि log x वगैरह क्या होता है ना कि log x वगैरह एक ही बार ग्राफ उसका, जैसे log x का हम लोग लिखा था log x इज नॉट पीरियोडिक। क्यों नहीं होता है पीरियोडिक? क्योंकि उसका ग्राफ देखिएगा इस तरह से चला जाता है, ये रिपीट फिर नहीं करता है, माने बस जो है ये ऐसे आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे निकलते चला जाएगा, ठीक है ना। ये रिपीट नहीं करता है, कोई सर्टेन इंटरवल पर रिपीट नहीं करता है, इसलिए log x इज नॉट पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है ना। ये इस तरह का पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे ex हम लेते हैं, ex इज ऑल्सो नॉट ए पीरियोडिक फंक्शन, नॉट पीरियोडिक फंक्शन ये भी नहीं होता है, क्योंकि उसका भी ग्राफ आपका देखिए इस तरह से चल जाता है, ये ग्राफ ऐसे करके निकल जाता है, तो एक ही बार निकल गया, रिपीट नहीं करता फर्दर, ठीक है ना, इस तरह से। और इसके बाद कोई भी कांस्टेंट फंक्शन फंडामेंटल पीरियड उसका नहीं होता है। लेकिन जैसे कुछ हम लोग और भी देख लें प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जैसे कुछ प्रॉपर्टीज़ है पीरियोडिक फंक्शन पर, जैसे कि मान लीजिए पहला हम लेते हैं, जैसे सपोज t इज पीरियड ऑफ फंक्शन f(x), अगर f(x) का पीरियड t है तो 1/f(x) जो होगा उसका पीरियड क्या हो जाएगा? t हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद e के पावर f(x) आपका अगर है उसका भी पीरियड क्या हो जाएगा? t हो जाएगा, e के पावर f(x) हो जाए या 1/f(x) हो जाए। कोई फंक्शन f(x) है, जैसे हमारे sin x है 1/sin x, तो sin x का पीरियड 2 है मान लिया फंडामेंटल पीरियड, तो 1/sin x का भी पीरियड 2 हो जाएगा। e के पावर f(x) को यहाँ पर sin x है, e के पावर sin x है मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा? चूँकि sin x का पीरियड हमारा क्या 2 है, तो e के पावर sin x जो है उसका भी 2 हो जाएगा पीरियड, ठीक है ना। अब इसके बाद मान लिया जाए कि जैसे आपका जैसे ये है रूट ऑफ f(x) है, तो इसका भी आपका पीरियड क्या हो जाएगा? t हो जाएगा, अगर f(x) का अगर मान लिया जाएगा पीरियड t है तो, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग ले सकते हैं प्रॉपर्टीज़ के तौर पर कि अगर जहाँ भी आप देखें कि रूट ऑफ sin x है, तो sin x का जो पीरियड होगा रूट ऑफ sin x का भी लगा लेंगे, वही चीज़ लगा लेंगे हम लोग। जैसे sin x का 2 है तो 1/sin x का भी वही हो जाएगा, अगर sin x का 2 है तो e के पावर sin x अगर होगा तो हम लोग 2 ले लेंगे उसका पीरियड, है ना, ठीक है। तो इस तरह से भी हो सकता है। दूसरा नंबर केस है कि अगर कोई फंक्शन f ऑफ ax प्लस k है, तो इसका पीरियड क्या होना चाहिए? इसका पीरियड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यानी पीरियड जो होगा अगर उसका जो पीरियड होगा उसमें t लिख देंगे। मान लीजिए पीरियड t हो गया, sin x है चाहे कुछ भी होगा फंक्शन में, लेकिन देखेंगे कि x के साथ कितना मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर कांस्टेंट a है, यहाँ a इज एनी रियल नंबर, तो इसके मैग्नीट्यूड्स ले लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि t को निगेटिव हमको नहीं लेना होता है, ठीक है ना। t नेवर निगेटिव, क्योंकि पहले ही डिफाइन किया हुआ है कि t ग्रेटर देन 0 लीस्ट पॉजिटिव नंबर, इसलिए इसका मॉडुलस वैल्यू यहाँ पर ले लेंगे। जैसे कि मान लिया जाए साइन ऑफ 2x है, ठीक है ना, तो साइन ऑफ 2x का पीरियड क्या होगा? तो पहले तो हम जानते हैं कि साइन x का कितना पीरियड होता है? 2 साइन x का कितना होता है? 2 अब यहाँ पर x के साथ एंगल कितना बैठा हुआ? 2, ठीक है, तो ये 2 से 2 कट गया, यहाँ दिस इज द पाई, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि आपके पास ये है f(x) इज इक्वल टू साइन ऑफ, है ना, 10x + 5, ठीक है ना। तो इस तरह का इसका पीरियड निकालना है। तो चूँकि हम साइन चूँकि लगा हुआ है इसमें, साइन का पहले पीरियड हम निकाल लेंगे। साइन का पीरियड क्या होता है? साइन का पीरियड सबसे पहले साइन का पीरियड निकालेंगे, साइन का पीरियड 2 होता है। और एंगल में देखिए क्या इसका सेटिंग है, तो चूँकि इससे कोई कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, इसका जो वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई है उसको 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा? यानी 5/5 हो जाएगा, 2 5 या 10, ठीक है ना, इस तरह से होगा। अगर मान लीजिए f(x) इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है साइन ऑफ x/2, ठीक है ना, तो पहले हम साइन का निकाल लेंगे पीरियड। साइन का पीरियड क्या होता है? 2 ठीक है। और चूँकि x का यहाँ पर मल्टीपल कितना है? 1/2, तो 1/2 से डिवाइड कर देंगे, ओके। तो ये 1/2 जाके ऊपर बन जाएगा, यानी 2 × 2 यानी 4 हो जाएगा पीरियड इसका पीरियड क्या हो जाएगा? t जो हो जाएगा इसका, इस फंक्शन का इस फंक्शन का पीरियोडिसिटी कितना हो जाएगी? 4 यानी 4 पर ये ग्राफ इसका स्केच करेंगे तो रिपीट करना शुरू करेगा, ठीक है ना। इसके बाद और भी आप देख सकते हैं, जैसे कि मान लिया जाए ये हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि f ऑफ अगर मान लिया जाए x/a है, x/a और प्लस माइनस जो भी हो k हो, f ऑफ ax ± k, तो इसका फंडामेंटल पीरियड जो हो जाएगा वह t डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ 1/a इसके लिए हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी t × मैग्नीट्यूड ऑफ a हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? अब t
टी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे कि जो हम लोग फंडामेंटल पीरियड जानते हैं साइन का, कॉस का, टैन का, उस हिसाब से हम लोग एंगल में जो एडजस्टमेंट है उसको हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये बातें हुई। और जैसे कि मान लिया जाए साइन 2x का हो गया। अब हम लोग जैसे एक चीज़ और हम लोग निकालते हैं पीरियोडिसिटी में, जैसे कि मैं दो फंक्शन दिया जाता है प्लस माइनस में, उसका एलसीएम वोल्सीएम निकालना पड़ता है, ठीक है ना। एलसीएम वगैरह एसीएफ वगैरह निकालना पड़ता है। जैसे कि मान लिया सपोज करें कि जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, ठीक है। इसका हम लोग को पीरियड निकालना है, फंडामेंटल पीरियड। तो साइन एक्स का पीरियड क्या होता है आपका, ये होता है 2 पाई, ठीक है ना। और ये भी इसका 2 पाई। तो एलसीएम ऑफ 2 पाई और ये इसका 2 पाई का निकाल लेंगे एलसीएम। तो 2 पाई और 2 पाई का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। एलसीएम निकाल लेंगे इसका, ठीक है ना। दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। अगर सपोज करें कि कोई फंक्शन दिया हुआ है, उसका पीरियड आपका इस तरह से गया, उसका पीरियड आ गया जैसे हमारा T1 एक का पीरियड आ गया, मान लीजिए सपोज करें जैसे A1 बाई B1 आ गया, मान लीजिए इस तरह से आ गया। एक दूसरे फंक्शन उसी में अटैच है आपका, इसका मान लीजिए A2 बाई B2 आ गया। एक और तीसरा फंक्शन आपको मिल गया, सपोज करें उसका भी पीरियड आ गया आपका A3 बाई B3 सपोज करें। दिस इज द पीरियड ऑफ वन फंक्शन एंड द सेकेंड फंक्शन का पीरियड ये हुआ और थर्ड फंक्शन का, यानी आपका फ्रैक्स ये आपका P बाई क्यू फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ है ना T1 T2 एंड T3, ये T1 T2 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, जैसे एलसीएम ऑफ निकालना है A1 बाई B1, A2 बाई B2 और A3 बाई B3, ठीक है ना। ये आपका एलसीएम। तो इसके लिए क्या कहता है, तो ऊपर न्यूमरेटर में यानी एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है ना। अगर P बाई क्यू फॉर्म में है तब न्यूमरेटर एंड डिवाइड बाई है ना एसीएफ ऑफ डेनोमिनेटर हम कर देंगे, ठीक है ना। अगर P बाई क्यू फॉर्म में कोई पीरियड आता है, दो फंक्शन अटैच है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने का क्या तरीका है कि ऊपर वाले न्यूमरेटर को एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम न्यूमरेटर एंड एसीएफ ऑफ डेनोमिनेटर, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग काम करेंगे। तो ये बात हो गई। अब एक हम जैसे कि एक क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल लें, जैसे इस तरह का एग्जाम्पल होगा, फाइंड द पीरियड। अच्छा, इसके पहले थोड़ा सा हम फ्रैक्शनल पार्ट की बात करें, है ना। फ्रैक्शनल पार्ट जैसे हम लोग देखा था कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसको थोड़ा सा देख लें। इसका पीरियोडिसिटी हम लोग ने बात किया था। तो यहाँ पर आप एक्स एक्सिस है, वाई, ठीक है ना। ये आपका हो गया 0 हो गया, 1 2 3 है ना, ये सब 4 और यहाँ पर आपका 1, चूँकि फ्रैक्शनल पार्ट का मान क्या होता था, यानी y बराबर यानी एफ एक्स इज इक्वल टू, दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट कर्ली ब्रैकेट, ठीक है ना। तो इसका जो वैल्यू आता था वह आपका क्या आता था, 0 लेस देन, है ना। और ये आपका क्या हो जाएगा, y इसका रेंज वैल्यू 0 लेस देन y लेस देन 1, ठीक है ना। इसका ये आपका रेंज वैल्यू मिलता था। और फ्रैक्शनल पार्ट में आपका कोई भी डोमेन का पॉइंट लीजिएगा तो उसका वैल्यू जो आवेगा 0 और 1 के बीच में, यानी 0 भी आ सकता है और 1 से छोटा, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू आवेगा। तो देखिएगा आप कि इसका 1 पर है ना, तो ये आपका होलो स्क्वायर होता था, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे आता था, ठीक है ना। और ये फिर जैसे ही 1 पर आता था ना, ये 0 हो जाता था, ठीक है, यानी यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो 0 से यानी 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 अगर से देते जाएँ तो यहाँ भी कॉरस्पॉन्डिंगली वही मिलते जाएगा, वही मिले 0.5 के सामने आएगा, 0.2 0.3, ये बढ़ते जाएगा 0.9 जैसे ही आएगा ना, तो ये 0.9 तक ये जाएगा। जैसे ही 0.9 से बढ़ा तो 1 तो होगा ही नहीं, इसका होलो स्क्वायर बन जाएगा और तुरंत 0 आ जाएगा, चूँकि 1 का फ्रैक्शनल पार्ट आपका 0 हो जाएगा, लेकिन आपका 0.9 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.9, ठीक है। तो 0.1 यहाँ दें, 0.2 दें, 0.3 0.4 0.5 0.6 ऐसे चलते जाए तो इधर भी कॉरस्पॉन्डिंग वही वैल्यू मिल जाएगा। ये बढ़ते जाएगा और जैसे ही 0.9 जाएगा तो 0.9 तक ये होलो स्क्वायर बनना शुरू हो जाएगा। 1 पर कंप्लीट नहीं जाएगा, 1 पर जैसे ही जाएगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है ना, 1 पर आ जाएगा। सिमिलरली इन द केस ऑफ आपका इसी तरह से 1 से 1.1 लें अगर इस पर, तो 1.1 का मतलब 0.1,
फिर 1.2 1.3 तो 0.2 0.3 सो 0.2 0.3 मिलेगा। तो ये आपका यहाँ तक जाएगा और ये फिर ऐसे गिर जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से ये ऐसे जाएगा, ऐसे 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 गिर जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका इधर भी -1 -2 -3, ठीक है ना। ये आपका इसी तरह से ये जाएगा आपका -1 और 0 के बाद, तो ये आ जाएगा, फिर इसके बाद ये जाएगा ऐसे, और ये इस तरह से ये आपका 1 पर ये आपका होगा नहीं। हाँ, जैसे कि हम कोई भी इंटीजर पार्ट के लिए लिया था, फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 होता है। जैसे 2 का इंटीजर पार्ट है, ये इंटीजर है, इसमें तो फ्रैक्शनल पार्ट है नहीं, तो 0, इस तरह से हम बताया था पिछले क्लास में। लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट में 0.9, तो फ्रैक्शनल पार्ट 0.9 हो जाएगा। अब जैसे 0.1 है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.1 ना होगा, ठीक है ना। तो 2 का, 3 का, 1 का, 5 का, 6 का, सो ऑन, जो भी नंबर है। निगेटिव का भी आपका देखिएगा, हम बताए थे आपको अरेंज करके कि फ्रैक्शनल पार्ट जो आपको हमने एडजस्ट किया था कि कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट को कैसे हम लोग एडजस्ट करते हैं। यानी फ्रैक्शनल पार्ट इज करली ब्रैकेट है, ये करली ब्रैकेट इज इक्वल टू x माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x को घटा देते हैं तो फ्रैक्शनल पार्ट मिल जाता है। दिस इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग एनी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी रियल नंबर, ठीक है ना। ये एनी रियल नंबर्स का फ्रैक्शनल पार्ट कैसे निकालेंगे, वो निगेटिव हो या कुछ भी हो, लेकिन जब भी फ्रैक्शनल पार्ट आएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा। निगेटिव का भी सब बताया था ना, करली ब्रैकेट -1.5, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, तब 0.5 नहीं होगा, ठीक है ना। इसको हम पिछले क्लास में बताया था, माइनस इसको हम एडजस्ट कर देते हैं। कैसे एडजस्ट करते हैं, तो यहाँ पर ये लिख देते हैं -1.5 माइनस और फिर इंटीजर वैल्यू -1.5 का, ठीक है। तो ये हो जाएगा पर कितना वैल्यू हो जाएगा, माइनस ये प्लस हो जाएगा, तब प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 1.5 नहीं, तो इसका वैल्यू निकाल लेंगे तो -1.5 माइनस और ये कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस प्लस ये 1.5 -1.5 का इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 होगा। -2 और माइनस +2 हो जाएगा, ठीक है ना। तब +2 में यानी 2.0 में से 1.5 घटाएंगे तो 0.5, ठीक है ना। ये आपका 0.5 अब 3.9 है, -3.9 है, इसका निकालिएगा इसका फ्रैक्शनल पार्ट, तो सब एडजस्ट करके निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हमने बताने का मेरा एम था कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो होता है वह पीरियोडिक फंक्शन होता है, ठीक है ना। हर एक इंटरवल के बाद, यानी 1 इसका कितना होगा, 1 होगा। इसका भी देखिए 1 से 2, देखिए यही रिपीट कर गया ग्राफ, ये रिपीट कर गया, फिर ये रिपीट कर गया, फिर अगला ही रिपीट करेगा इसे, ठीक है ना। ये रिपीट करेगा और यहाँ पर डाउन हो जाएगा, जो 1 जैसे याद है 0 पर आ जाएगा। तो इस तरह से ये रिपीट करता है कितने इंटरवल के बाद, 1 के बाद, 1 2 3 4 यानी 1। इसका लेंथ ऑफ इंटरवल कितना हो गया, 1 - 0 तो 1 हो गया, 2 - 1 1, 3 - 2 1, सबका इंटरवल क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ इंटरवल यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी पीरियोडिक, ये फंक्शन पीरियोडिक हुआ कितने पीरियड के लिए, फंडामेंटल पीरियड 1 के लिए। तो लिखिए गया कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज पीरियोडिक फंक्शन विथ फंडामेंटल पीरियड इज 1, इसका 1 होता है, ठीक है ना, फंडामेंटल पीरियड। अब इस पर एक तो प्रॉब्लम है, क्वेश्चन देते हैं कि फाइंड द पीरियड ऑफ fx, दिस इज नथिंग बट y इज इक्वल टू, सपोज कर ले x माइनस, ठीक है ना, cos x, और माइनस करते हैं इंटीजर वैल्यू, ग्रेटर इंटीजर वैल्यू x, ठीक है ना। तो हम ऐसा करें सॉल्यूशन इसका कि y इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस cos x, ठीक है, ओके। एंड दिस कैन बी रिटेन एज, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अभी हम बताया था फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हुआ, ठीक है ना। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x। अब ये एक अलग फंक्शन हो गया, ये एक ट्रिग्मेटिकल फंक्शन हो गया। तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, इसका पीरियड हो जाएगा, पीरियड आपका हो जाएगा 1। वी नो डैट द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ पीरियड 1 एंड कोसाइन फंक्शन, इसका पीरियड 2 पाई, देयरफॉर दिस इज द t1 एंड दिस इज द t2, ठीक है ना। t1 स्टैंड्स द फंडामेंटल पीरियड ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x इज 1, यानी t1 इज इक्वल टू 1 एंड t2 मीन्स द
फंडामेंटल पीरियड ऑफ cos x इज इक्वल टू 2 पाई, यानी t2 इज इक्वल 2 पाई। तो यहाँ पर दो फंक्शन का आपका आ गया, तो दोनों फंक्शंस का आपका एलसीएम लेने का, यानी एलसीएम ऑफ t1 एंड t2, ठीक है, t1 और t2 का एलसीएम लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक ये इरेशनल नंबर है, दिस इज द रेशनल नंबर, है ना, t1 इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज नथिंग बट रेशनल नंबर आपका है, ठीक है, रेशनल नंबर है। एंड t2 इज इक्वल टू 2 पाई, ये इरेशनल नंबर है। कैसे इरेशनल नंबर? हाँ, तो एलसीएम ऑफ 1 एंड 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पाई आपका इरेशनल नंबर है। क्यों है कि पाई इरेशनल नंबर है, पाई इरेशनल नंबर होने के चलते ये इरेशनल नंबर है। तो एलसीएम ऑफ रेशनल नंबर कॉमा इरेशनल नंबर, है ना, इरेशनल नंबर नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल। ये दो रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का दोनों का एलसीएम आपका नॉट पॉसिबल होता है, क्योंकि रेशनल का हो जाएगा, इरेशनल का हो जाएगा, लेकिन रेशनल और इरेशनल का आपका एलसीएम निकालना ये नॉट पॉसिबल है। एंड देयरफॉर वी कंक्लूड दैट इज नॉट पीरियोडिक। द गिवन फंक्शन इज नॉट पीरियोडिक होगा, नहीं पीरियोडिक होगा, क्योंकि जब उसका एलसीएम ही नहीं निकलेगा तो कैसे होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम आपका हुआ। एक नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग लिखते हैं, क्वेश्चन फाइंड द पीरियड ऑफ, नहीं ऐसा करें कि ऐसा, इफ द पीरियड ऑफ fx इज इक्वल टू cot अंडर रूट p, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ p, एंड ये रूट आपका है ब्रैकेट क्लोज, और ये x है, क्योंकि x एंगल देना पड़ेगा आपको, x आपका रूट से बाहर है, ठीक है ना, ये रूट से बाहर में x है, इज पाई, then find the value of p का वैल्यू आपको निकालना है, p यहाँ p जो है, ठीक है ना, cot ऑफ, ठीक है ना, अंडर रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ p इंटू एक्स। तो ये x बाहर में है, ठीक है ना, ये इसमें नहीं है, ये नहीं है इसमें, यहीं तक आपका है, ये यहीं तक है, ये इंटीजर तक, ठीक है ना। तो ये इंडिकेट करता है, ये जो है, जो ये लिए हमने, ये लिए हैं, ये है GIF, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है क्वेश्चन में कि इफ़ द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज पाई, इसका मतलब ये पाई इसका है, तो कॉट का पाई कब होगा, जब यहाँ पर ये 1 हो, ठीक है ना, ये 1 होना चाहिए, ये 1 होगा तब ना 1 इंटू एक्स हो जाएगा, तो कॉट एक्स हो जाएगा, कॉट एक्स का पाई हो जाएगा, ठीक है, यानी इसको 1 करना पड़ेगा। तो सिंस कॉट एक्स का जो आपका ये कॉट एक्स जो है ये पीरियोडिक होता है, किसके लिए, पाई, फंडामेंटल पीरियड पाई होता है, तो उसे कॉट एक्स पीरियोडिक फंक्शन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो आपका रूट ऑफ, यानी रूट जो है ये इंटीजर वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू p, ये आपका 1 होना पड़ेगा, तभी आपका 1 इंटू एक्स हो जाएगा, यानी कॉट एक्स हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा। इसका मतलब इसको 1 करना पड़ेगा आपको, तो ये 1 का मतलब ये होगा, इसको स्क्वायर कर दें तो रूट हट जाएगा, तो यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू p इज इक्वल टू 1, है ना, इसको स्क्वायर रूट कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट हट जाएगा, और ये स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू p का मान 1 कब होता है, जब आपका p का मान, जैसे यहाँ लेते हैं ना, जैसे इंटीजर वैल्यू के लिए 1 से 2 अगर लेते हैं तो 1 से लीजिएगा 1.0, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.9, तो सबका इंटीजर वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी आप ले सकते हैं कि 1 लेस देन p लेस देन 2, दिस इज द कंडीशन, यानी p का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो ये लॉजिकली आपको ये लिया गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 1, ये कब होगा, जब हम उसका रेंज वैल्यू 1 से 2, यानी डोमेन में 1 से 2 पॉइंट ले लें, और लेस देन इक्वल टू p। अगर मान लिया जाए कि आपसे पूछें कि अगर इंटीजर 1.2,
ठीक है ना। इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। 1.3 क्या वैल्यू होगा 1 होगा। 1.9 क्या वैल्यू होगा 1 होगा, ठीक है। इस तरह से, लेकिन ये 2 से तो छोटा ही मिलेगा इसको 2 से, यानी 1 से ले करके p का मान 1 और 1 से बड़ा जो भी नंबर लेंगे उसका वैल्यू हमेशा 1 आवेगा। देखिए 1 आवेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग देख लेंगे, और ये दिस इज द एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था आपका, इस तरह से आप इसको देख लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ये लें कि पीरियड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई एक्स बाई फैक्टोरियल n, ओके, और प्लस लिखते हैं साइन ऑफ पाई एक्स बाई फैक्टोरियल n प्लस 1 इज वाट क्या होगा इसका पीरियड। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करें सॉल्यूशन में कि सबसे पहले देखिए यहाँ पर दो फंक्शन प्लस के रूप में एडिशन के रूप में है, तो कॉस का पीरियड क्या होता है। कॉस का पीरियड आपका पहले हम जाने, कॉस का पीरियड होता है 2 पाई, तो 2 पाई हो गया। एक्स के साथ मल्टीप्लाई कितना है, एक्स का तो ये है पाई बाई फैक्टोरियल, तो डिवाइडेड बाई पाई अपॉन फैक्टोरियल n, ये हो गया, ठीक है ना। ये हो गया t1 इसका हो गया, एंड t2 इसका निकाल लीजिए साइन का 2 पाई, ठीक है ना। इसका भी 2 पाई ही होता है, और इसका साथ मल्टीपल में क्या है वेरिएबल के साथ पाई बाई फैक्टोरियल 2n प्लस 1। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यानी t1 इज इक्वल टू ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू फैक्टोरियल n इसका हो जाएगा, और t2 का ये भी पाई से पाई कैंसिल 2 इंटू फैक्टोरियल 2n प्लस 1, ठीक है ना। नाउ चूँकि ये दो फंक्शन के एडिशन के फॉर्म में है, तो एलसीएम हमारे पास नाउ एलसीएम ऑफ t1 एंड t2 ये दोनों का, यानी एलसीएम ऑफ, है ना, एलसीएम ऑफ फैक्टोरियल n कॉमा 2 फैक्टोरियल 2n प्लस 1 ये है। तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो जो ऐसा नंबर लें जो दोनों डिवाइड कर दे उसको नंबर को, तो ये आपका क्या हो गया, ओह सॉरी यहाँ पर आपका 2 है फैक्टोरियल n है, यहाँ पर ये है। तो ये दोनों नंबर ऐसा है कि इसका एलसीएम का मतलब कि ये ऐसा नंबर दे जाए कि दोनों डिवाइड करे दोनों में, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 2 फैक्टोरियल n प्लस 1, ठीक है ना। ये इसे डिवाइड करेंगे, इसे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। इसे डिवाइड करेंगे तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द फाइनल आंसर, यानी इसका फाइनली t जो निकला इस पूरे फंक्शन का t निकला, ये आपका निकला। क्वेश्चन एक और है आपका, उसको देख लें कि क्वेश्चन है इफ t1 इज द पीरियड ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू e के पावर 5, ठीक है, और x माइनस ग्रेटर इंटीजर वैल्यू ऑफ x, है ना। ये t1 इसका हो गया, ठीक है, एंड t2 इज द पीरियड ऑफ y इज इक्वल टू 5 इंटू e के पावर 5x माइनस इंटीजर वैल्यू 5x, ये आपका दिस इज ये t2 इसका मान लिया जाए, t2 है इसका पीरियड, इसका इस फंक्शन का पीरियड t1 है। तो देन व्हाट विल द रिलेशन बिटवीन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन t1 एंड t2 के बीच में एक रिलेशन दिखाना हम लोगों को है, क्या रिलेशन होगा। तो अब यहाँ पर आ जाए हम लोग कि सेंस आपका एफ एक्स इज इक्वल टू आपका है e के पावर 5, ठीक है, और 5 है, और ये आपका x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू x, ठीक है ना। दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर GIF आपका, ठीक है।
तो इसका मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट ई के पावर 5 और ये दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है ना, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो गया। एंड इसका क्या हो जाएगा, t1 इज इक्वल टू इसका पीरियड, चूँकि 5 से मल्टीप्लाई है उसके पीरियोडिसिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, ये पूरे फंक्शन के साथ इसके साथ है। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट का हमको पीरियड क्या होता है, 1 हो गया, ठीक है, 1 हो जाएगा इसका, ठीक है, यानी t1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्योंकि ये 5 अंदर आता तो पीरियोडिसिटी में फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई है। नेक्स्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 5 इंटू ई के पावर 5x माइनस इंटीजर गेटेड इंटीजर वैल्यू 5x, ये नेक्स्ट फंक्शन हमारा है। तो इसका हम लोग निकाल लें, t2 निकालना है इसका t1 तो निकल गया, 1 आ गया, चूँकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का हो गया 1। अच्छा 5 इंटू ई के पावर, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये सपोज करें x है और ये x है, तो x माइनस GIF ऑफ x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5x हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5x हो जाएगा। अब इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5x, तो चूँकि x के साथ मल्टीप्लाई 5 में है तो इसका क्या हो जाएगा, चूँकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का होता है 1 होता है, लेकिन ये 5 से नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा 5 से, चूँकि 5 इसके साथ मल्टीपुल में है तो डिवाइड करना पड़ेगा इसका, ठीक है ना, ये हो गया 5, यानी t2 इज इक्वल टू 1/5 एंड t1 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि t1 इंटू 1/5 इज इक्वल t2 कर सकते हैं, है ना, एंड देयरफॉर 5 t2 इज इक्वल टू t1, यही ना होगा, 5 t2 इज इक्वल टू t1, दिस इज द रिलेशन, ठीक है, ओके। अब इस तरह से एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए, fx अगर है, fx इज इक्वल टू मॉड में दिया हुआ है साइन ऑफ 4x, ठीक है, प्लस मॉड ऑफ कॉस ऑफ 4x, ठीक है ना। देखिए ऐसे अगर आप फंडामेंटल पे निकालेंगे तो मान लेते हैं कि साइन का होता है, क्या होता है, पाई होता है, ठीक है ना, क्योंकि मॉडुलस के केस में क्या हो जाता है, उसका पाई होता है। हम लोग ग्राफ से इसको देख लेंगे कि मॉड एक्स साइन एक्स का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से जो पीरियोडिसिटी पता चलती है वह पाई होता है। तो उसको हम लोग अभी अगले क्लास में हम लोग मॉड साइन एक्स का, मॉड कॉस एक्स का ग्राफ जब स्केच करेंगे तो उसका पीरियड आपका पाई हो जाता है, हाफ हो जाता है, ठीक है ना, हाफ हो जाता है। तो इसका ही पीरियड पाई हो गया, ठीक है ना, इसका ही पीरियड पाई मान लेते हैं, तो ठीक है पाई हो गया। तो पाई आ चूँकि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, x के मल्टीप्लाई है तो ये 4 हो जाएगा, इसका भी x ये 4 हो जाएगा, ठीक है ना, चूँकि मॉड कॉस 4x है तो पाई/4, चूँकि x का मल्टीपल 4 है तो 4 डिवाइड कर दिया, x का मल्टीपल यहाँ 4 है तो यहाँ 4 डिवाइड कर दिया। एक्चुअली मॉड साइन x का होता है पाई, मॉड साइन x का पाई होता है, मॉड कॉस x का पीरियड पाई होता है, फंडामेंटल पीरियड, ठीक है ना। लेकिन यहाँ तो ये अगर एलसीएम अगर दोनों का लें, अगर एलसीएम ऑफ दिस, ठीक है ना, एलसीएम ऑफ दिस यानी पाई/4 तो पाई/4, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि इसके पहले भी आपका फंडामेंटल पीरियड चेक करना पड़ता है। तो हम लोग वही ऑथेंटिक जो फार्मूला है एफ ऑफ एक्स प्लस टी करके एफ एक्स निकाल लें, ठीक है ना। ये फार्मूला पर कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्ट हम लोग मॉड के केस में निकाल लेते हैं, चूँकि इवन फंक्शन है तो इवन केस में हम लोग को यही फार्मूला पर निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर पाई/4 आपका नहीं बन पाएगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी लेकर चलेंगे, यानी जस्ट इसका आधा यानी पाई/4 का हम लोग और हाफ कर लें, यानी पाई/4 इंटू 1/2 यानी पाई/8, ये पर देखें, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस पाई/8 इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन 4, है ना, पाई/8 प्लस एक्स, ठीक है, मॉड प्लस कॉस ऑफ 4 पाई/8 प्लस एक्स। हमने क्या किया है, हमने x प्लस पाई/8 जहाँ जहाँ है साइन 4x में है ना, तो वहाँ पर x प्लस पाई/8 और x प्लस पाई/8 4 है ना रख दिया। एंड दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ x प्लस पाई/8 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा मॉड ऑफ साइन पाई/2 प्लस 4x, ठीक है ना। ये 4 अंदर चला जाएगा, ये 4 इसके अंदर हो जाएगा, मॉड प्लस कॉस ऑफ पाई/2 प्लस 4x, ठीक है, ये मॉड के अंदर। एंड दिस इज नथिंग बट आपका साइन पाई/4x प्लस पाई/2 इज इक्वल टू साइन ऑफ क्या हो जाए, कॉस ऑफ ये 4x हो जाएगा, प्लस फिर इसके बाद कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, तो माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस साइन ऑफ 4x हो जाएगा। एंड दिस इज नथिंग बट मॉडुलस केस है तो कॉस ऑफ 4x
प्लस ये चूँकि मॉड के अंदर में निगेटिव हो या पॉजिटिव, आपका पॉजिटिव रहेगा साइन 4x, ठीक है ना। यानी आप मॉड -1 ले सकते हैं ऐसे बाहर में इनटू में करके, तो 1 हो जाएगा ना, ये 1 हो जाएगा। तो दिस इज क्या आ जाएगा, आपका ओरिजिनल फंक्शन आ गया, यानी f(x + t) लेके चला और f(x) हो गया। तब कितने के लिए, t के लिए, t आपका π/8 हुआ, यानी t = π/8। दिस इज द फंडामेंटल पीरियड ऑफ दिस फंक्शन गिवन फंक्शन। तो इवन के केस में आपको इस तरह से हम लोग लेकर चलेंगे और उस तरह से हम लोग दिखाएंगे, ठीक है ना। ये आपका प्रोजेक्ट हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने पीरियोडिक फंक्शन के बारे में देखा कि पीरियोडिक फंक्शन के लिए जो हम लोग को फार्मूला था f(x + t) = fx, वेयर t इज लिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर। अगर उस कोई भी फंक्शन में x + π/2 रखें, x + π/4 रखें, अगर फंक्शन रिटेन कर जाता है तो वही उसका फंडामेंटल पीरियड होता है। तो लिस्ट वैल्यू देखते हैं। इवन के केस में हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे f(x + t) = fx फार्मूला पर, ठीक है ना, नहीं तो उसमें गड़बड़ी होती है। और हम लोग पीरियोडिसिटी के बारे में और भी हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के लिए बारे में देखा कि अगर मान लिया जाए दो फंक्शन प्लस एडिशन या सब्ट्रैक्शन में लगा हुआ हो, अटैच हो, अगर दोनों का पीरियोडिक फंक्शन में अगर कोई रेशनल दोनों आता है तब पॉसिबल है, अगर दोनों इरेशनल भी आता है तब भी पॉसिबल है, इसका पीरियोडिक हो जाएगा। लेकिन एक इरेशनल और एक रेशनल अगर आ जाता है तो उसके लिए वो पॉसिबल नहीं होता, इसलिए नॉट पीरियोडिक फंक्शन होगा, ठीक है। अगर मान लिया जाए कोई फंक्शन का पीरियड अगर p/q फॉर्म में आता है, अगर दो फंक्शन है उसका p/q है ना, एक r/s आ गया, p/q r/s है ना पीरियड, तो अगर p/q फॉर्म में अगर दो फंक्शन का पीरियड आती है तो उसके लिए हम लोग न्यूमरेटर का LCM निकालते हैं और डिनोमिनेटर का हम लोग SCF निकाल लेते हैं। तो जब LCM और SCF को हम लोग निकाल लेंगे तो उसकी हम लोग पीरियोडिसिटी पता कर लेंगे, ठीक है। तो ये पीरियोडिक फंक्शन एक्चुअली वही होता है जो कोई कर्व अगर कि सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट करता है तो उसको हम लोग कहते हैं वह फंक्शन पीरियोडिक होगा फॉर वाट एवर विद द पीरियड। लेकिन वह पीरियड होना चाहिए एक फंडामेंटल पीरियड या लीस्ट वैल्यू ऑफ t होना चाहिए, ठीक है ना, उसी को हम लोग फंडामेंटल पीरियड कहेंगे। ऐसे तो साइन का ग्राफ देखिएगा या कॉस का ग्राफ देखिएगा तो हर इंटरवल के बाद रिपीट करता है ना, बहुत दूर तक आगे रिपीट करता है। तो हर जैसे 2π हुआ, फिर 4π पर, इस तरह से 4π है ना, ये सारे पीरियड होते हैं, ये सारे पीरियड होते हैं, जैसे 2π 4π है ना। इसके बाद अगला पीरियड लेते हैं, अगला पीरियड ऐसे बढ़ते जाएगा, तो पीरियडिक होता है। लेकिन फंडामेंटल पीरियड का मतलब होता है लिस्ट वैल्यू, जहाँ से जस्ट स्टार्टिंग टर्निंग जैसे रिपीट करना, फंक्शन का रिपीट करना जहाँ होता है, तो वही होता है फंडामेंटल पीरियड, ठीक है ना। तो थैंक यू। हम अगले क्लास में फिर हम लोग आगे देखेंगे और भी एग्जांपल देखेंगे हम लोग, और 1-1 फंक्शन के बारे में देखेंगे, 1-2 फंक्शन में रिकैप करेंगे, डोमेन और रेंज के बारे में देखेंगे, थोड़ी सी हम लोग बातें करेंगे, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना अभी हमको बाकी है, जैसे लॉग के बारे में कहे हमने, और ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन जैसे मॉड साइन x का है, साइन ऑफ मॉड x का है, ठीक है ना, ये साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट है ना। और इसके बाद हम लोग ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बात करेंगे। इसके बाद कंपोजिट फंक्शन के बारे में हम लोग बात करें, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर हम लोग उसको बढ़ाते जाएंगे और हम लोग बेसिक कंसेप्ट को देते जाएंगे। थैंक यू।